विद्यार्थी, आज हम रामाराव शिक्षण संस्थान की ओर से जो ऑनलाइन क्लास जारी है उसके अंदर चोल प्रशासन को लेंगे। पहले हम चोल राजवंश के बारे में 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। एक अलग से वीडियो बनाया, वो आपको करना नहीं है, जिसका नाम था करिकाल महान चोल शासक। तो वो करिकाल जो चोल शासक का था वो सिर्फ आपको देखना था ताकि आपको इनके पूर्वजों की जानकारी मिल सके। आज हम लेंगे चोल प्रशासन लेंगे। सीधे टॉपिक पर आते हैं। चोल प्रशासन भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनों में आता है। इसकी महत्वपूर्ण की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें चोल प्रशासन की? तो चोल प्रशासन की जो जानकारी हमें मिलेगी ना, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वापस रिपीट हो जाएगा वो तो जानकारी। चोल प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पहली मिलती है हमें विदेशी यात्रियों से भी मिलती है। जो विदेशी यात्री आए थे भारत के अंदर घूमने के लिए, तो विदेशी यात्रियों के वर्णन से हमें इसकी जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के वर्णन से मिलती है। इसके अलावा हमें इसकी जानकारी मिलती है अभिलेखों साहित्यों से। दूसरा कौन सा है? अभिलेख, जो पत्थरों पर लिखा दिए जाते थे, ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे। अभिलेख और साहित्य, किताबें, पुस्तकें, कवियों की रचनाएं, साहित्य से, यहां से हमें इस चोल प्रशासन की जानकारी मिलती है। इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। अब केंद्रीय शासन के साथ ग्रामीण और स्थलीय शासन इसमें महत्वपूर्ण था। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या होती है? इसमें महत्वपूर्ण है केंद्रीय शासन, यानी चोल साम्राज्य है उसमें केंद्रीय शासन, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इस चोल शासन की सबसे महत्वपूर्ण जो देन है ना, वो है स्थानीय शासन। केंद्रीय शासन व स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन का मतलब आप लोगे स्थानीय स्वशासन से। इसमें राजा का डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं होता था। राजा केंद्रीय शासन का ध्यान रखता था, उसके साथ उसके सहयोगी होते थे, लेकिन इस वंश की सबसे खास बात है स्थानीय शासन, जिसे आज हम पंचायत बोलते हैं। हमारे यहाँ अपने गांव की पंचायतें हैं तो वहां पर डायरेक्ट राजा शासन यानी प्रधानमंत्री शासन नहीं करता है। यहाँ सरपंच चुना जाता है जनता के द्वारा। उस समय मुखिया या अन्य कोई व्यक्ति चुना जाता था तो गांव के लोग अपना प्रशासन खुद कर लेते थे। तो ये है यहाँ की मुख्य विशेषताएं। अब हम इसके अंदर जो मेन टॉपिक है उसकी ओर चलेंगे। सबसे पहले आते हैं केंद्रीय शासन की ओर। केंद्रीय शासन क्या है? तो 1 नंबर पर हम देखेंगे केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन, ये केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में आप सबको पता है कि राजा सर्वेसर्वा होता था। राजा सर्वेसर्वा हर केंद्रीय शासन में यही बात महत्वपूर्ण होगी कि राजा सर्वेसर्वा होता था। वह निरंकुश, निरंकुश आपको मैंने एक बार पहले बताया था कि निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई सत्ता ना हो। ठीक है? तो निरंकुश राजा के ऊपर कोई सत्ता नहीं थी। राजा स्वयं अपने विवेक से भी शासन कर सकता था, लेकिन ये बात अलग है कि वो अपने पास मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद या योग्य सलाह देने वाले योग्य व्यक्ति रखा करता था। उसके बाद भी राजा निर्णय लिया करता था, लेकिन राजा कभी कभी स्वयं भी निर्णय ले लेता था। कोई ऐसा कारण हो जाता था, युद्ध का कारण हो, युद्ध का निर्णय लेना हो, तो अंतिम निर्णय राजा का होता था। वो जो कहते फिर वही मान्य होता था। तो इस प्रकार से राजा सर्वेसर्वा और निरंकुश हुआ करता था। ये इस प्रशासन की विशेष बात है। इसके अलावा इसके अंदर ये राजतंत्रात्मक और वंशानुगत दोनों हुआ करते थे। ठीक है ना? देखो राजा है, इसका मतलब क्या होगा? राजतंत्र होगा। बिल्कुल। तो राजतंत्र और वंशानुगत। वंशानुगत शासन। राजतंत्र, राजा जहां राज करता है उसे राजतंत्र कहते हैं। और वंशानुगत का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसी के वंश का। तो अगर राजा निसंतान होकर मर जाए मान लो, तो इसका भी उल्लेख इसमें मिलता है
कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, यानी राजतंत्र हो गया। वंशानुगत का मतलब होता है राजा का पुत्र होना, और अगर कोई राजा बिना पुत्र के मर जाए, मतलब उसके संतान ना हो, जैसे हर्षवर्धन, तब क्या हो? तो उस समय या तो अपने परिवार में से भाई, बड़े भाई, मामा, काका, जो भी हो, उसमें से किसी को गद्दी सौंप दी जाती थी, या उसके पुत्र को गोद ले लिया जाता था और शासन चलाया जाता था। तो इसको वंशानुगत कहते हैं कि एक वंश में ही शासन रहे। अच्छा, अब इसमें राजा के कुछ विशेष सेना निजी सलाहकार भी हुआ करते थे। अब राजा के कुछ सलाहकारों के जो नाम है, मतलब जो सहायता देते हैं ना, उनको क्या कहा जाता था? राजा के निजी सलाहकार। राजा के निजी सलाहकार, ये निजी सलाहकार होते थे, इन्हें उदम कुटम कहा जाता था। उदम कुटम, ये वो सलाहकार हुआ करते थे जो राजा को प्राइवेट यानी निजी, उसके खुद के अंगरक्षक होते थे, सिर्फ राजा के लिए काम करने वाले। तो निजी सलाहकार, जिसको आज हम बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी टाइप के लोग, तो वो इसी श्रेणी में आते थे। तो निजी सलाहकार होते थे जो राजा को सलाह देते थे, और राजा इनकी सलाह मानता था या नहीं मानता था, ये राजा पर निर्भर करता है, क्योंकि राजा निरंकुश था, सर्वसर्वा था। तो इसको हम उदम कुटम के नाम से जानते हैं कि राजा के निजी सलाहकार क्या कहलाते थे? उदम कुटम। तो ये उदम कुटम उसको निजी सलाह देते थे। इसके अलावा उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी दो और हुआ करते थे। एक हुआ करता था उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी, और दूसरे हुआ करते थे निम्न अधिकारी। उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। उच्च अधिकारी कौन होते थे? वे अधिकारी जो उच्च श्रेणी में आते थे। निम्न अधिकारी जो निम्न श्रेणी में आते थे, छोटे मोटे काम संभालते थे। उच्च अधिकारियों में ज्यादातर ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, या राजा के वंश के व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाता था। निम्न अधिकारियों में सेनापति या अन्य व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। अब उच्च अधिकारियों को पेरुंदनम कहा जाता था, ठीक है ना? उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुंदनम। पेरुंदनम। ये कुछ नाम अटपटे से लगेंगे आपको, लेकिन दो चार नाम अगर आप इसमें से याद कर लो कि निजी सलाहकार, उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, तो उदम कुटम, पेरुंदनम। इसके अलावा एक अधिकारी और हुआ करता था जिसको सिरुतरम कहा जाता था, जैसा निम्न अधिकारी। सिरुतरम क्या कहलाता था? सिरुतरम। सिरुतरम कहलाता था। उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी, पेरुंदनम, तीनों यहां में, उदम कुटम, पेरुंदनम, सिरुतरम। या आप थोड़ी देर अगर आप जपोगे, जपने का मतलब रटोगे मुख से, एक बार याद करो उदम कुटम, पेरुंदनम, सिरुतरम, उदम कुटम, पेरुंदनम, सिरुतरम, तो आपको याद हो जाएगा। संस्कृत के जैसे नाम है, सबके पीछे न लिखेंगे, तो उदम कुटम, पेरुंदनम और सिरुतरम, ये नाम थोड़ी देर में आपको याद हो जाएंगे। तो इन अधिकारियों के नाम आप विशेष तौर से याद रखोगे। इसके अलावा राजा का एक प्रधान सचिव हुआ करता था, ठीक है ना? राजा का एक प्रधान सचिव, प्रधान सबसे ऊपर सचिव, प्रधान सचिव, ये प्रधान सचिव। इस प्रधान सचिव को कहा जाता था आले नामकम। क्या कहा जाता था? आले नामकम। आले नामकम। ये लो, ये राजा के वो सलाहकार हुआ करते थे जो राजा के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए जाते थे। तो इन अधिकारियों को आपको याद रखना है, ठीक है? एक नंबर, ये फिर और ये फिर। इस प्रकार से इन सलाहकारों के 4 सलाहकार हो गए आपको, और केंद्रीय शासन में इनका महत्वपूर्ण भागीदारी थी। इसके अलावा भी अगर आप याद रखो तो देखो, जैसे गज सेना है, गज सेना, हाथी सेना होती थी पहले, उस सेना, गज के बाद में अश्व, धनुर्धारी और भाला भी होता था। गज के बाद में अश्व सेना, फिर धनुर्धारी भी हुआ करते थे।
धनुर्धारी, ठीक है ना। गज सेना, अश्व सेना और धनुर्धारी हुआ करते थे। इसके अलावा भाला हुआ करते थे। भाला फेंकने वाले लोग विशेष रूप से रखे जाते थे जो लंबी दूरी तक भाला फेंक सके। तो भाले की एक अलग योग्य व्यक्ति हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे जो सिर्फ भाले के लिए ही प्रशिक्षित किए जाते थे। इसके अलावा राजा के जो विशेष नौकर हुआ करते थे, ठीक है ना, राजा के विशेष सैनिक, जिसको आप बोल सकते हो नौकर ना कह के विशेष सैनिक, जो राजा के लिए, जो सिर्फ राजा के ही चारों तरफ हुआ करते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ स्त्रियों की एक सेना चाणक्य ने तैयार की थी, वो विशेष सेना थी। उसी प्रकार से राजा के विशेष सैनिक हुआ करते थे। अब इन सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? जैसे कुंजीर मल्लर, कुंजीर हाथी को कहते हैं, कुंजर याद रखोगे आप, कुंजीर मल्लर, ये कुंजीर मल्लर है, ठीक है। तो गज सेना कुंजीर मल्लर कहलाती थी। अश्व सेना के लिए नाम दिया जाता है कुदिरेच्चेवगर, कुदिरेच्चेवगर, कुदी रे आधा चच्चे वगर, याद रह जाएगा, रखना पड़ेगा। कुछ समय बाद आपको वो नाम नहीं लिखा जा रहा है, कुदिरेच्चेवगर, हाँ ये लिख बोलने में तो आप अलग अलग बोल सकते हो, कुदी को अलग कर सकते हो, रेच्चे को अलग कर सकते हो, वगर, लेकिन लिखते समय आपको एक लिखना पड़ेगा, कुदिरेच्चे वगर, तो है ना, कुंजीर मल्लर, कुदिरेच्चे वगर। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है धनुर्धारी, जिसको बिल्लीगढ़ कहा जाता था। यह सबसे आसान नाम रहेगा आपके लिए, बिल्लीगढ़, ठीक है। यह धनुर्धारियों के लिए कहा जाता था। भाले फेंकने वाले होते थे सैगुंदर, भाला फेंकने वाले कौन होते थे? सैगुंदर। और राजा के जो विशेष सैनिक हुआ करते थे उन्हें वेल्लेकोर कहा जाता था। राजा के विशेष सैनिकों को क्या कहा जाता था? वेल्लेकोर, आधा क्या और है इसमें, लेकिन वेल्लेकोर याद रखो, वेल्लेकोर भी कह सकते हो। तो ये राजा के सैनिक हुआ करते थे और ये राजा के अधिकारी हुआ करते थे। तो इनको आपको याद रखना है, ये केंद्रीय शासन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक अपना वो है सैन्य। और सेना कौन कौन सी हुआ कर, सेना भी आपको वैसे तो मैंने सेना के अधिकारियों के नाम बता दिए कि सेना के अधिकारियों में सेना को क्या कहा जाता था। अब हम लेंगे बी नंबर पे सेना। देखो सेना 3 प्रकार की होती थी इसमें। पहली होती थी गज सेना, गज सेना, हाथी सेना जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। हाथी सेना को क्या कहा जाता था? ये रहा कुंजीर मल्लर। दूसरी जो महत्वपूर्ण सेना होती थी वो होती थी अश्वारोही, घोड़े की सेना। और घोड़े की सेना को क्या कहा जाता था? कुदिरेच्चे वगर। तीसरी सेना होती थी पदाती, पदाती, पदाती का मतलब होता है पैदल, वो सैनिक जो पैदल लड़ते थे। हर जगह घोड़े हाथी काम नहीं आते। तो ये 3 प्रकार की मुख्य सेना हुआ करती थी। इसके अलावा इनके पास नौसेना हुआ करती थी, नौसेना। एक बच्चे ने पूछा था सर नौसेना, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा शब्द आया था। तो कई बच्चों को भी ये भी नहीं मालूम कि नौसेना जिसे कहते हैं वो नौसेना का मतलब 9 तरह की सेना से लगाते हैं कि 9 तरह की सेना होती है उसको नौसेना कहते हैं। नहीं, नौसेना का मतलब होता है जल सेना, नाविक जो नाव में बैठ के लड़ती है, पानी में लड़ती है, समुद्रों में। बंगाल की खाड़ी पास थी और बंगाल की खाड़ी पर अधिकार कर लिया था चोलों ने। पूरे बंगाल की जो खाड़ी थी उसको उस समय चोलों की झील कहा जाता था। हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, उस समय कहा जाता था कि बंगाल की खाड़ी तो इनके लिए एक तालाब की तरह है। ये इधर से इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, मलाया, जावा देशों में जाते थे आक्रमण करने के लिए। तो ये विशेष सेना इनकी 3 तरह की मुख्य है और एक नौसेना की इनकी प्रमुख है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो सेना किसमें बटी होती थी? सेना, सेना के भाग, यानी सेना बटी हुई किसमें होती थी? 2 भागों में। पहली होती थी गुल्म, पहली सेना की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? गुल्म। और दूसरी जो सेना बटी होती थी वो होती थी कड़गम, कड़गम।
कड़गम को कहते हैं छावनी, ठीक है, कड़गम होती है छावनी। तो ये गुल्मो गु अदले न गुल्म और कड़गम ये छावनी, ठीक है। तो सेना इसमें बटी होती थी, जैसे आजकल होती है ना बटालियन होती है, कंपनी होती है, रेजिमेंट होती है, उसी प्रकार से गुल्मों और छावनियों में यानी कड़गम में सेना बटी हुई होती थी। अब इस बटने के अलावा सबसे बड़ा जो सेनापति हुआ करता था उसे कहा जाता था महादंडाधिकारी या महादंड नायक, दोनों में से कोई भी एक नाम आप जो लेना चाहो इसके अंदर। तो सेनापति, सेना का जो सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। सेनापति को क्या कहा जाता? महादंड नायक कहा जाता था। सबसे बड़ा दंड देने वाला या युद्ध करने वाला अधिकारी जो हुआ करता था उसे महादंड नायक कहा जाता था। अब नौसेना शक्तिशाली थी, ये जो आपको बताया ना नौसेना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो यहाँ लिख रहा हूं मैं नौसेना, इसके बारे में आपको इतना याद रखना है थोड़ा। नौसेना में देखो, नौसेना शक्तिशाली थी, भारत की सबसे शक्तिशाली जो नौसेना थी ना वो चोलों के पास थी, शक्तिशाली सेना। इसके अलावा इस नौसेना का दो प्रकार से उपयोग किया जाता था। पहला उपयोग किया जाता था, एक नंबर पे ये युद्धों के लिए काम आती थी, युद्ध, और दूसरे नंबर पे इसका किया जाता था व्यापारिक, युद्ध भी करते थे दूसरे देशों पर नौसेना के द्वारा और व्यापार भी नौसेना के द्वारा ही किया जाता था। तो इस प्रकार से ये नौसेना इनकी सबसे शक्तिशाली सेना थी। अब राजेंद्र जो प्रथम था ना, अभी जैसे आपको बताया था कि उस समय चोलों की झील बंगाल की खाड़ी क्या जाती थी, तो राजेंद्र प्रथम के समय ये सबसे विशेष बात है, ये जो नौसेना है, राजेंद्र प्रथम के समय बंगाल की जो खाड़ी थी, बंगाल की खाड़ी, ये विशेष लिखना, चोलों की झील कहलाती थी, चोलों की झील कहलाई। सबसे मोस्ट है, एक नंबर का सवाल बनता है, किस शासक के समय बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था? तो राजेंद्र प्रथम के समय चोलों की झील कहा जाता था। बंगाल की खाड़ी को क्या बना दिया? चोलों की झील बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये बनता है, हालांकि सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक नंबर का सवाल बोर्ड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है। अब इसमें महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम इसके समय बंदरगाह भी थे। दो बंदरगाह कौन कौन से माने जाएंगे? बंदरगाह जहां जहाज उतरते थे व्यापारी, तो एक है कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम या पत्तनम, और दूसरा है महाबलीपुरम। ये नाम दोनों ही पहले आ चुके हैं, महाबलीपुरम। ये दो बंदरगाह थे चोलों के समय में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे की ओर चलते, अब लेंगे हम न्याय व्यवस्था। छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा आपको, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं दूंगा, क्योंकि शासन व्यवस्था में आपके इतना सवाल आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। तो न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा न्यायाधिकारी कौन होगा? राजा होगा। बिल्कुल केंद्रीय शासन है, सर्वे सर्वा है, निरंकुश है, वंशानुगत है, राजतंत्र है, तो राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाएगा। अब इसके बाद में राजा धर्मासन से न्याय करता था और उसकी मदद भी करते थे। राजा कहां से न्याय करता था? धर्मासन से। यहां लिखना है आपको, राजा धर्मासन। अब आपको कैसे ये धर्मासन क्या है? तो साहब धर्मासन दो शब्द रखे इसमें, धर्म और आसन, जिस पर बैठ करके न्याय किया जाए, ठीक है। पुराने जमाने में एक विशेष प्रकार की गद्दी रखी जाती थी, सोफा सेट टाइप में, उस पर बैठ करके राजा न्याय करता था, तो उसको बोलते हैं धर्म का आसन, तो धर्मासन। तो राजा धर्मासन से न्याय करता था, राजा धर्मासन से न्याय करता था। और अधिकारी, एक अधिकारी होता था जो राजा की मदद करता था, और वो कौन सा था? मदद
मदद को, ये पहले आप लिखोगे धर्मासन, आगे लगा दो भट्ट, ठीक है, धर्मासन भट्ट, मदद को धर्मासन भट्ट होता था। यानी राजा धर्मासन पर बैठ करके न्याय करता था और राजा की मदद कौन करता था? धर्मासन भट्ट नाम का व्यक्ति, जो ब्राह्मण पुरोहित या धर्म का ज्ञाता हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, उसी को धर्मासन भट्ट कहा जाता था। अब इसमें कितने प्रकार के न्याय होते थे? देखो, न्याय दो तरह से सजा दी जाती थी। पहली सजा इनको मिलती थी 1 नंबर, दंड होता था आर्थिक। पहली सजा किस रूप में मिलती थी? आर्थिक दंड। और आर्थिक दंड किसके रूप में दिए जाते थे? कासू के रूप में। कासू मतलब सोने का सिक्का। आर्थिक दंड होता था कासू के रूप में। कासू जो होता था स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण मुद्रा, मुद्रा लिख लो। तो अगर कोई व्यक्ति को आर्थिक दंड मिला है तो उसको कासू देना पड़ता था। जैसे आज हम कहते हैं भाई इतने रुपए की जमानत, 1000, लाख, 2 लाख या करोड़ों रुपए में भी मानहानि का मुकदमा होता है तो उसमें आर्थिक दंड दिया जाता है कि ये व्यक्ति इतने रुपए जमा कराएगा न्यायालय को, तो कासू जमा करना पड़ता था। यानी सोने के सिक्के राजा को जमा कराने पड़ते थे। तो ये होता है आर्थिक दंड। दूसरा इसका दंड हुआ करता था, यहाँ लिखता हूं मैं दूसरे दंड के रूप में। दूसरा दंड होता था समाज में बेइज्जत करना, ठीक है। समाज में बेइज्जत करने का मतलब होता है समाज में मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, ठीक है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक अपमान, सामाजिक अपमान करना। अब सामाजिक अपमान का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपल बात है, सामाजिक अपमान का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया उसको सामाजिक अपमान की सजा दी है। तो आज ऐसे हम कहते हैं कि मुंह काला कर दो, और किसी जानवर पे बैठा तो गधे पर, खच्चर पे, और या उसके मुंडन कर दिया जाता था, उसकी जो शिखा रखी जाती थी उसको काट दिया जाता था, मूंछें आदि मूंछें काट दी जाती थी। ये एक सामाजिक अपमान था। दूसरा, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, कोई आता जाता नहीं था। इस प्रकार से इसको सामाजिक अपमान कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्थिक दंड कासू के रूप में और सामाजिक अपमान दंड, उसको अपमानित कर दिया जाता था समाज के सामने। तो इस प्रकार से ये दंड देने के तरीके थे। अब इसके बाद में आती है आय। आय होती है भू राजस्व, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं आय। आय का तरीका क्या था? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था भू राजस्व। आय किससे होती थी? भू राजस्व से। भू राजस्व का मतलब होता है भूमि से प्राप्त होने वाले अन्न के रूप में या स्वर्ण के रूप में, सिक्कों के रूप में, रोकड़ के रूप में, जिस भी रूप में प्राप्त हो, तो भू राजस्व से इनको आय होती थी। और आय, इसमें भी देखो भूमि नापने का एक तरीका होता था कि एक तो राजराज प्रथम और एक कुलोत्तुंग होती थी ना, कुलोत्तुंग, राजराज प्रथम है ना, राजा आए थे इसमें, राज प्रथम, एक तो ये राजराज प्रथम, और एक शासक था कुलोत्तुंग, ये आया था आपके, वापस पढ़ना आप एक बार, कुलोत्तुंग प्रथम। तो इन दोनों के जो पैरों की नाप हुआ करती थी, ठीक है, ये जो पैर में पांव रखते थे ना, तो एक यूं, फिर इसके आगे दूसरा पैर, फिर तीसरा पैर, तो इस प्रकार से जो पैरों की नाप हुआ करती थी इनके, भाई एक पैर का पंजा इतना है, फिर इसके आगे एडी से लेकर के पंजे तक, फिर ऐसे, तो इसकी एक नाप ले ली गई कि एक पैर इतना है इस हिसाब से। तो इनके पैरों की जो नाप हुआ करती थी, कुलोत्तुंग के पैरों की नाप भूमि माप की इकाई थी। यानी इनके पैरों की जो नाप ले रखी थी, उनका एक बना दिया गया था, उसी को इकाई मान करके भूमि को नापा जाता था। तो इस प्रकार से, और राजस्व कितना वसूल किया जाता था? 1/3 भाग राजस्व लिया जाता था। ये इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। आय के बारे में आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। भू राजस्व मिलती थी 1/3 भाग राजस्व था, और राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के जो पैरों की माप थी, उसी को भूमि माप की इकाई मान लिया गया था।
और अब हम आते हैं प्रांतीय शासन की ओर। देखो प्रांतीय शासन में राज्य, प्रांत और वलनाडु, नाडु ये प्रमुख थे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन में सबसे बड़ा होता था राज्य, राज्य के बाद में वलनाडु, वलनाडु के बाद में नाडु। ये लो सबसे बड़ा कौन होता था? राज्य, यानी जिसको हम प्रांत बोलते हैं, पूरा का पूरा चोल साम्राज्य। तो राज्य को किसमें बांटा गया था? वलनाडु में। वलनाडु को किसमें बांटा गया था? नाडु में। और नाडु को किसमें बांटा गया था? कुर्रम में। यहाँ एक ही और लिख लो, कुर्रम। अब आप कहोगे साहब लंबा है, नहीं बिल्कुल छोटा है, राज्य तो आपको याद रह जाएगा। जैसे राजस्थान पूरा का पूरा है तो इसको हम राज्य मान लें। इसके बाद में राजस्थान को किसमें बांटा है? जिलों में। तो ये वलनाडु, इसको आप मंडल बोल सकते हो, मंडल या जिला बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यूपी के अंदर इसको जनपद बोलते हैं जिलों को, तो यहाँ पर मंडल। इसके अलावा जिलों को भी तहसीलों में बांट दिया, क्षेत्रों में, नाडु में बांट दिया, क्षेत्र, तो नाडु बोल सकते हो। नाडु को भी हमने तहसील को भी हमने गांव में बांट दिया, पंचायतों में, तो कुर्रम कहलाएंगे। इस प्रकार से उससे भी छोटे पे ग्राम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बंटे हुए थे, इतना याद रखना। नाडु आज भी हमारे यहाँ पर क्षेत्र को बोला जाता है, क्षेत्र, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु तमिलों का क्षेत्र, तमिलों का देश, तमिलों का राज्य। तो ये नाडु का मतलब होता है क्षेत्र या भाग या जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रांतीय शासन चलता था। अब प्रांतीय शासन के बाद में जो अगला आता है वो अंतिम रूप से आपके लिए आएगा सनीय शासन, सीनीय शासन, ठीक है। तो जगह बची नहीं है, मैं थोड़ा साफ कर लूं इसको। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है सीनीय शासन, ठीक है ना। यहां मैं लिखूंगा सीनीय शासन, यहां इतने में आ जाएगा आपके अंतिम पॉइंट है शासन का। तो सीनीय शासन, सीनीय शासन में सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्राम और नगर जो होते थे ना उसमें स्वायत्तता दी जाती थी, ठीक है। तो ग्राम यानी गांव, ग्राम और नगरीय, शासन में स्वायत्तता। ग्राम नगरीय शासन में स्वायत्तता दी जाती थी, ठीक है। अब इसमें देखो किस किस रूप में बटे हुए होते थे। ये प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करते थे। ये शासन ग्राम में होते थे ना, ये प्रतिनिधि शासन हुआ करता था। अब देखो इसमें पूर्व, पहला क्या होता था? पूर्व। पूर्व के बाद में जो नंबर आता है वो नंबर आता है सभा का। पूर्व के बाद में किसमें आता है? सभा का। सभा को महासभा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। सभा को महासभा भी बोलते हैं। तो उर, सभा। और अब उर में कौन आते थे? उर में होते थे वयस्क पुरुष करदाता, ठीक है। वयस्क पुरुष, सारे पुरुषों की सभा होती थी। तो पुरुष, कौन से पुरुष? जो कर देते थे। वयस्क पुरुष करदाता, जो टैक्स देते थे। वयस्क पुरुष करदाता शामिल होते थे इसमें, इस उर के अंदर, ठीक है। और सभा के अंदर, सभा मुख्य रूप से ब्राह्मणों की हुआ करती थी। इसमें ज्यादातर ब्राह्मण ही शामिल हुआ करते थे, ब्राह्मण शामिल, सारी ज्ञान की चर्चा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये ब्राह्मण शामिल हुआ करते थे। और इसके बाद में आता था ग्राम, जिसको लघु गणतंत्र के रूप में स्वायत्तता थी, ग्राम, ठीक है। ये तीन है। पूर्व वयस्क पुरुष करदाता शामिल होते थे, सभा के अंदर ब्राह्मण शामिल होते थे, और गांव के अंदर लघु गणतंत्र हुआ करता था। लघु गणतंत्र यानी ये स्वयं का शासन स्वयं ही संभालते थे, इनको लघु गणतंत्र की छूट थी। इसीलिए भारत में स्थानीय शासन
का सबसे प्राचीन उदाहरण चोल साम्राज्य में मिलता है। ठीक है, अंग्रेजों के बारे में तो आपको कहा जाता था कि लॉर्ड गवर्नर जनरल आए थे, उसमें से एक था जिसने ये व्यवस्था की थी, लेकिन भारत में ये प्राचीन काल से, उसने तो सिर्फ पुनर्जीवित किया था, लेकिन भारत में ये शासन प्राचीन काल से चला आ रहा था। लघु गणतंत्र, पंचायतों की व्यवस्था हमारे यहाँ प्राचीन काल से, हर गांव का मुखिया, पंचायत पंच, सरपंच हुआ करते थे, जो वहां की व्यवस्था देख लेते थे। इसका उदाहरण आपको महाभारत काल में भी मिल जाएगा। भगवान कृष्ण के जो पिता थे नंद बाबा, वो भी गांव के मुखिया थे। पूरे गांव का राशन पानी कंस के यहाँ पहुंचाना या लाना ले जाना, ये सारा काम वही देखा करते थे। तो इस प्रकार से पूरे गांव के लोग शामिल होकर के एक पंच सरपंच चुन लिया करते थे। तो लघु गणतंत्र गांव को पूरी तरह से छूट दी गई। और इस सभा का जो मुख्य काम हुआ करता था ना, वो शिक्षा, आर्थिक और नैतिक, इसमें इसकी योग्यता हुआ करती थी। जैसे ये जो आपके महासभा है ना, इस सभा के अंदर शैक्षिक, आर्थिक, नैतिक योग्यता जरूरी थी अगर आप इसमें शामिल होते हो। इन दोनों में अगर आप शामिल हो गए तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शिक्षा, नैतिक यानी नैतिकता, शिक्षा, नैतिकता, ठीक है, और आर्थिक रूप से भी आप योग्य होने चाहिए। आर्थिक स्थिति, ये पूरा चोल शासन आपके यहाँ आ गया। अगला जो अपना टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक होगा चोल कला, और उसी के साथ अंतिम टॉपिक होगा वो चोल साम्राज्य का। अभी इसके दो छोटे वीडियो और बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो आपके बाकी पड़ा है पूरा का पूरा राजतरंगिणी, जो 5 से 7 मिनट का वीडियो बन सकता है, और दूसरा आपके बनेगा विजयनगर साम्राज्य। तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, वो अगली बार आपके पास पहुंचेगा। तो ये चोल शासन जो है, ये आप कर लीजिए। जय हिंद।